हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा एकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। हम हरियाणा जीके स्टार्ट करने वाले हैं। हरियाणा जीके, ठीक है, जिसमें हम आपको बारीकी से डिटेल से सारी चीजें कराएंगे। ये हमारा आज पहला पार्ट है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे या आप इसमें कुछ ऐड करवाना चाहें तो लास्ट में ज़रूर बताएं और कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम आगे की वीडियोज़ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो हम कोशिश रहेगी कि हम आपको पूरा डिटेल से और थ्योरी से और स्टार्टिंग से पार्ट वाइज बताएं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि हमारे को जीके मिलती है हरियाणा की, लेकिन वो बिल्कुल डिटेल से नहीं मिलती, स्टार्टिंग से नहीं मिलती। कोई कहीं की कहानी उठा रखी है, कोई कहीं की। तो हम कोशिश करेंगे आपको सारी स्टार्टिंग से बताने की। तो देखो दोस्तों, हरियाणा अपने आप में एक अलग राज्य है, लेकिन हरियाणा के जो राजा वगैरह रहते थे जितने भी, वो यहाँ के आसपास के मतलब स्टेट से संबंधित थे। जैसे दिल्ली सल्तनत का बहुत ज़्यादा सहयोग है हरियाणा जीके में। तो कुछ कहानियां हमें बाहर की भी समझनी पड़ेंगी, आसपास की, तब हरियाणा जीके अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आएगी। तो सबसे पहले अपन आज बेसिक थोड़ी सी हरियाणा की जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। पार्ट 1 में मैं आपको गारंटी नहीं देता इतनी कि ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन थ्योरी सारी कवर हो जाएगी। लेकिन पार्ट 2 में मैं आपको कहानियां बना बना करके सिखाऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा और आपको बहुत अच्छे से सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। तो जैसा आपको पता होगा भाई, सब बच्चों को पता होगा, हरियाणा का जो निर्माण है या क्रिएटेड है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को इस दिन हरियाणा बना था। ठीक है, अभी अगर थोड़ी सी मैं आपको बातें बता दूं इसके बारे में पीछे की, तो देखो हरियाणा है ना, जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने गुस्से में आकर के कि भाई क्रांति में ने ज्यादा सहयोग लिया तो इसको पंजाब में मिला दिया था। ठीक है, 1888 में कहां पे मिला, 1858 में कहां पे मिला दिया था? पंजाब में। ठीक है, और फिर पुनर्गठन जब इसका हुआ तो 1966 में। इसकी एक अपनी ही अलग कहानी है। बहुत सारे आदमियों ने इसमें सहयोग किया था, कुछ पंजाबी सूबे के लोग थे और कुछ हरियाणा के थे। ठीक है, उनका अपना अपना सहयोग था और उसकी वजह से 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा बना था। ये थी थोड़ी सी कहानी। फिर चंडीगढ़ के ऊपर संवाद रहा था काफी दिन। चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। संयुक्त राजधानी का मतलब क्या होगा भाई? हरियाणा वालों की भी राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब वालों की। अब ना तो हरियाणा छोड़ना चाहता था चंडीगढ़ को और ना ही पंजाब छोड़ना चाहता था। इस पे काफी बहस चलती रही, तो इसलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया और हरियाणा और पंजाब की दोनों की इकट्ठी क्या बना दी गई? राजधानी। और हमारा जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट बोलते हैं, ये स्टेट का होता है हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होता है पूरे देश का, और अपने हरियाणा का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है। और हाई कोर्ट हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों का, हरियाणा और पंजाब दोनों का ही चंडीगढ़ में है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें, जब हमारा हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था तब हमारे को कितना क्षेत्रफल मिला था? हमारे को मिला था 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। तो देखो दोस्तों, ये आज तक उतना ही है, क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे भाई मान लो किसी बाप को 4 खेत मिल गए तो उसके एक ही संतान हुई, उसको भी 4 खेत मिल गए। कहने का क्या मतलब है कि हरियाणा का विभाजन हुआ नहीं। हरियाणा 1966 के बाद हरियाणा ही रहा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर ही रहा। अगर शहरी और ग्रामीण इलाके की बात करें, ठीक है, अपन कहें भाई जो शहर का है, ठीक है, जिसको शहर जो होता है ना, देखो इसको अर्बन बोलते हैं। अर्बन शब्द कहीं भी आ जाए, अर्बन। और एक होता है रूरल। रूरल हो गया हमारा जो ग्रामीण इलाका है, गांव वाले जो क्षेत्र है, और अर्बन हो गया शहर वाला क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 42,235.92। पॉइंट के बाद का नहीं तो इतना जरूर याद रखिएगा, इतना स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसमें से माइनस करके आप रूरल का निकाल सकते हो, और याद रखना है तो आप याद भी रख सकते हो, 1976.08 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमारा शहर का क्षेत्र है और ये ग्रामीण है। अब शहर कुछ बढ़ गए हैं तो ये थोड़ा घट बढ़ सकता है। ठीक है, ये 2011 की सेंसस के हिसाब से बता रखा है, और ये उतने मतलब ये थोड़ा घट गया होगा क्योंकि शहर बढ़ गए हैं काफी सारे। फिर देखो, एक होता है लेटीट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है,
ये दो रेखाएं होती है हमारे धरती पे, इसको समझ लो, ये ग्लोब है। अब देखो कोई भी कहीं पर भी हो ग्लोब में, अगर तुम बोलो भाई हम हरियाणा, तो हरियाणा कहाँ पे रहता है, तो हरियाणा में क्या होता है, लेटीट्यूड, ये ऐसी लाइनें जो होती है ना टेढ़ी वाली, इनको लेटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और एक ऐसे होता है, ये ऐसी गोल लाइनें होती हैं पूरे ग्लोब पे, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी का क्या मतलब हो गया, ये है नहीं लेकिन बना रखी है, ठीक है, मतलब मान रखिए, एज्यूम कर रखी है। जैसे क्वेश्चन निकालते हैं ना अपन गणित के, माना मूलधन, तो ऐसे ही ये भी मान रखी है। तो ये जो इनके जो ये आपस में जहां पे काटती है ना, ये पॉइंट हो जाते हैं भाई इतने उत्तरी। देखो इस साइड में होता है पूर्व, तो पूर्व के अपोजिट में हो गया पश्चिम, ठीक है, और इधर हो गया उत्तर, और इधर हो गया दक्षिण, ठीक है। पूर्व इधर क्यों ले रखा है, क्योंकि इस साइड में सूरज को माना जाता है भाई, इस साइड में है सूरज, और सूरज की रोशनी सीधी इधर लगती है। तो मतलब अगर धरती गोल घूमेगी, ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, तो रोटेट करेगी तो सूरज इधर से दिखना शुरू होगा और दिन निकलेगा, और इस साइड में पश्चिम रहेगा, ठीक है, इस साइड में छिप जाएगा लास्ट में जब अपन उधर चले जाएंगे, ठीक है। वो ज्योग्राफी का सिस्टम आ गया। तो ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें जहां पे काटती है ना, उन पॉइंटों को, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, और अपना हरियाणा आ गया इधर, मैं थोड़ा रेड करके दिखा देता हूं आपको। मान लो हरियाणा आ गया इधर, ठीक है। अब अपने को बताना है कि भाई ये कहाँ पे है, तो एक तो देखो ये सीधे वाली रेखाएं होगी और टेढ़े वाली। हरियाणा मान लो इधर आ रहा है, ठीक है, जो ये रेड वाला है इधर आ रहा है, तो इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी कुछ, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो अगर लेटीट्यूड है ना, लेटीट्यूड यानी लेटिव लाइन है, इस तरह की लाइन है, तो लेटीट्यूड लाइनों में होगा 27.39, 27 डिग्री और 39 या 39 मिनट, ठीक है, ये है नॉर्थ साइड में। फिर नॉर्थ से फिर 30 डिग्री और 35 मिनट नॉर्थ तक, समझ गए। और लॉन्गिट्यूड पे देखो भाई, लॉन्गिट्यूड सीधा कहां पे काटती है, तो आ जाएगा हमारा 74 डिग्री 28 मिनट ईस्ट से 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट तक। अब समझो मेरी बात को, देखो दोनों नॉर्थ हैं, ये भी और ये भी। अगर हम धरती को इस तरह से डिवाइड कर दें, ठीक है, मैंने बताया ये क्या है, ईस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। भारत जो है इस एरिया में आता है, ईस्ट और नॉर्थ एरिया में, समझ गए। तो यहीं पे सारी चीजें होंगी। तो अपनी जो ये लाइनें है ना, वो ईस्ट और नॉर्थ में आएंगी। तो नॉर्थ वाले में तो ये आ गए 2 पॉइंट, ठीक है, मतलब 1 पॉइंट इधर होगा, 1 इधर होगा, और ईस्ट में 2 पॉइंट आ जाएंगे ऐसे, 1 इधर और 1 इधर। तो ईस्ट वाले तो ये हो गए और नॉर्थ वाले ये हो गए। ईस्ट माने कौन सा हो गया, पूर्वी, यानी ये तो 2 पॉइंट पूर्वी हो गए, और ये दोनों कौन से हो गए, नॉर्थ यानी उत्तरी हो गए, ठीक है। तो ये अपनी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, इसमें हो सकता है आपको इतना एंजॉय ना है, लेकिन फिर भी ये करनी बहुत जरूरी है। 1-1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे कई बार, ठीक है। फिर स्टेट बाउंड्रीज, अब देखो जो हमारा हरियाणा है ना, हरियाणा का थोड़ा थोड़ा इस तरह का नक्शा बन रहा है। ये यमुना नदी है, और यमुना नदी इस साइड में यूपी बना देती है, ठीक है, और इधर पंचकुला साइड से, और फिर इधर ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, फिर ये इधर सिरसा है, और फिर सिरसा से इस तरह से जाके, और इधर फिर थोड़ा सा और इस तरीके से, ठीक है। ये रफ सा आइडिया है थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा आप अंदाजा लगा लीजिएगा। इधर पंचकुला वगैरह साइड है, यमुनानगर इस तरह। तो देखो हमारे जो है ना, जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वो उत्तराखंड लगता है, एक तो उत्तराखंड इधर लगता है थोड़ा, ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। हिमाचल भी इधर ही लगता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये नॉर्थ में हो गए। फिर पंजाब इन वेस्ट, इधर पंजाब लगता है, सॉरी इधर यूपी लगता है, और इधर लगता है पंजाब, ठीक है। और फिर पंजाब लगता है, राजस्थान इन साउथ एंड उत्तर प्रदेश इन ईस्ट। तो उत्तर प्रदेश तो मैंने बता दिया, और बाकी इस एरिया में कौन सा लगता है, साउथ, साउथ यानी राजस्थान, ठीक है। ये यहां से आधा एरिया, सिरसा भी आधा पंजाब में आता है और आधा इस साइड के एरिया में आता है, तो ये राजस्थान का एरिया है। तो इस तरीके से ये डिवाइड किया गया है। फिर यहाँ पे दिल्ली है अपनी, ठीक है। अब जो ये हमारी यमुना नदी में बता रहा था ना तुम्हें, तो ये दिल्ली के अंदर से निकलती है, ठीक है। इस साइड में यूपी रह जाता है, इस साइड में ये, और इसी नदी में से एक इधर से निकली हुई है और एक इधर से, 2 नहरें बनाई हुई हैं अपनी गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली के ओखला में जाके मिलती हैं,
इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। ये भी थोड़ा थोड़ा कहानी सी समझते जाओ आप कि कहाँ पे क्या है। हाई कोर्ट में बता दिया था आपको, चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो हरियाणा और पंजाब का संयुक्त हाई कोर्ट है, ठीक है। फिर देखो भाई, फिर एक आता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है विधानसभा। इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से समझ लो, ठीक है। देखो लोकसभा और राज्यसभा ये सेंटर के सदन होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पंचायत आ जाती है, समझ लो दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा ये सेंटर के होते हैं, सेंटर मतलब मोदी जो सरकार है उसके अंडर आ गए। विधानसभा जो होती है ये अपने राज्य की होती है। किसकी होती है? राज्य की, ठीक है। जैसे हरियाणा की विधानसभा है, इसका मुखिया हो गया मनोहर लाल खट्टर। कौन हो गया? मनोहर लाल खट्टर। अब देखो आम आदमी जब वोट डालता है ना, तो वो एक तो इसमें डालने जाता है और एक इसमें डालने जाता है, ठीक है। राज्यसभा में वोट नहीं डालता, समझ गए। और पंचायत में भी वोट डालता है आम आदमी यहाँ पर भी वोट डालता है। तो देखो हम जो वोट डालते हैं वो लोकसभा में डालते हैं, विधानसभा में डालते हैं और पंचायत अगर मान लो हम गांव में है तो पंचायत, और शहर में रहते हो तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, ठीक है, नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह। तो इस तरीके से हम वोट डालते हैं। राज्यसभा के जो आदमी होते हैं ना वो डायरेक्ट नहीं चुने जाते, हम क्या करते हैं विधानसभा के आदमियों को चुनते हैं। और ये विधानसभा के आदमी फिर हमारी जैसे हरियाणा की जितनी भी सीटें राज्यसभा में होती हैं, ठीक है, हमारी राज्यसभा में 5 सीटें हैं। कितनी है? 5 सीटें। तो हम उन 5 आदमियों को डायरेक्ट नहीं चुनते, हम विधानसभा के आदमियों को चुनते हैं। विधानसभा में हमारी 90 सीटें हैं। कितनी है? 90 सीटें, जिसमें से 17 रिजर्व हैं। क्या है? 17 सीटें तो रिजर्व हैं। रिजर्व का क्या मतलब हो गया भाई? देखो ये आरक्षित कर दी गई कुछ जातियों के लिए, ठीक है। ये अपवाद है, सही नहीं है मतलब, पर संविधान के हिसाब से मतलब ये रिजर्व कर रखी है। क्यों कर रखी है? ताकि भाई जो ये नीची जाति वाले, इनका जो बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था, उस शोषण से ये निकल आए और इनको दिया जाए भाई कि अपना आपका विकास कर लें, इसलिए इनके लिए रिजर्व है 17 सीट। ये 90 में से ही है, ठीक है। टोटल 90 सीटें हैं। तो इन 90 को जब हम चुनते हैं तो ये 90 आदमी इन 5 आदमियों को चुन के और कहां पर भेजते हैं? राज्यसभा में। तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि भाई जो अपनी लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, वो तो हैं 10, यानी ये 10 आदमी हम सीधे चुनते हैं, ठीक है। फिर विधानसभा की जो सीटें हैं हमारी, ठीक है, वो कितनी है? 90, ठीक है, जिसमें 17 क्या है? 17 सीट रिजर्व हैं, इसके अंदर इंक्लूड है। मैं लिख देता हूं, इसमें 17 रिजर्व हैं, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और फिर राज्यसभा की कितनी है? 5 सीटें। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था विधानसभा को जो 90 सीटें हम चुनते हैं, ये ही राज्यसभा में 5 सदस्यों को भेजते हैं चुन करके, ठीक है। तो ये मतलब इनडायरेक्टली हो गया। हम डायरेक्ट वोट किसको डालते हैं? विधानसभा में और लोकसभा में, ठीक है। इस तरीके से हम डालते हैं। अब ऐसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं मोदी वाले इलेक्शन, तो मोदी वाले इलेक्शन में ये लोकसभा हो गई, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री जब हम चुनते हैं तो ये लोकसभा की सीटों से चुनते हैं। और विधानसभा में जब हम अपने नेता को चुनते हैं, हमारे विकास करने के लिए हमारे स्टेट के नेता को चुनते हैं, जैसे हमने मनोहर लाल खट्टर को चुना हरियाणा में, ठीक है। तो मनोहर लाल खट्टर जो है वो विधानसभा की जो 90 सीटें थी इनके थ्रू चुने गए थे। तो इस तरीके से हम इलेक्शन का हमारा सिस्टम रहता है थोड़ा थोड़ा। फिर इसके बाद देखो भाई, एक होता है यूनिकैमरल। देखो हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान मत होना भाई, ये जो मैं जैसे इंग्लिश के वर्ड लिखा रहा हूं ना, तो ये आपकी इंग्लिश की वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश में देखो बहुत सारी अच्छी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर हिंदी मीडियम में आता है, लेकिन फिर भी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो साथ के साथ कुछ वर्ड्स याद हो जाएंगे, इसलिए मैं ये बीच बीच में एक दो वर्ड इंग्लिश का लिखवाता रहता हूँ। यूनिकैमरल का मतलब होता है एकल सदन। क्या होता है? एकल सदन। देखो अब हमारा जो सिस्टम है ना स्टेट लेजिस्लेचर, वो एकल सदन है। कई जगह पे 2 सदन होते हैं, कई पे 3 होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेटों का सिस्टम होता है। हमारे इंडिया में लगभग 28 स्टेट हैं, 28 में से 22 में एकल सदन है लगभग, ठीक है। और बाकी बचे उनमें द्वि सदन है, त्रिसदन है, वो एक अपना अलग सिस्टम है, उसको फिर बाद में समझेंगे। फिलहाल हमें अपना समझना है, हमारे एक ही सदन है, हरियाणा में एक ही सदन है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें 90 सीटें विधानसभा की। फिर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की, तो हरियाणा में 6 डिवीजन है और 22 डिस्ट्रिक्ट हैं,
ठीक है। अब जो ये 6 डिवीजन है ना, इसका क्या मतलब हो गया भाई? देखो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये हरियाणा को 6 भागों में बांट लिया। क्यों बांट दिया? क्योंकि भाई विकास करेंगे ना तो इन भागों के हिसाब से करेंगे, भाई इस भाग में कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, या कोई भी काम होगा तो वो इन 6 भागों के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनके डिविजन्स बनाए हुए हैं। और ये 22 हमारे जो है वो जिले हैं। अभी लेटेस्ट जो जिला बना है वो चरखी दादरी है। ठीक है, चरखी दादरी कुछ भिवानी का हिस्सा काट के, कुछ झज्जर का काट के थोड़ा सा बनाया गया है। और इससे पहले जो बना था वो पलवल था। ठीक है, ये थोड़ी सी जिक्के है, ये आप याद करके रखना। अब देखो भाई हमारे है ना, अभी हर 10 साल में क्या होती है? सेंसस होती है। सेंसस, सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। सॉरी, देख लेना भाई। जनगणना, सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। भाई ये हर 10 साल में होती है और ये केंद्र सरकार करवाती है। ठीक है, और इसी के हिसाब से फिर अंदाजा लगा के अपने काम करने की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो इसके हिसाब से जनसंख्या वगैरह भी देखी गई है। अगर जनसंख्या आप देखो तो देखो भाई इसके हिसाब से हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना हुई थी। उसके बाद अभी जनगणना हो रही है या होगी, मतलब हर 10 साल के बाद होती है तो शायद हो रही होगी। उसकी जब जैसे ही डाटा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये कितनी थी? लगभग हमारी 2 करोड़ और 53 लाख के आसपास थी। ठीक है, एक्यूरेट डाटा चाहिए तो 25351,462 इतनी थी। ये 2011 की सेंसस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन होगी। फिर इसमें से मेल और फीमेल की अलग अलग निकाल दो, मेल की और फीमेल की। मेल की कितनी थी? 1,34,00,000 1,34,94,734 और इसकी थी 1,18,56,728। अब समझ गए होगे रेशियो अच्छा खासा बिगड़ा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे 34 लाख है, यहाँ पे 18 लाख है। तो देख लो कितना रेशियो बिगड़ा हुआ है। इसी वजह से ये घटनाएं घट रही थी कि शादी नहीं हो रही थी भाई हरियाणा में बच्चों की। अब अर्बन पॉपुलेशन यानी शहर की जनसंख्या का हिसाब देखो तो 88,42,103। ठीक है, इतनी थी। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, डेंसिटी 573 की थी हमारी। डेंसिटी देखो भाई, डेंसिटी शब्द एक समझ लो, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। हिंदी में घनत्व बोलते हैं इसको। ठीक है, घनत्व का क्या मतलब होता है? देखो जैसे भाई मान लो सपोज करो ये हरियाणा है। ठीक है, और हरियाणा के हमने टुकड़े बना लिए एक एक वर्ग किलोमीटर के। वर्ग मतलब ये हो गया वर्ग। ठीक है, और किलोमीटर कैसे हो गया? देखो ये 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, तो अब ये पूरा ये 1 वर्ग किलोमीटर हो गया, यानी 1 स्क्वायर हो गया, 1 वर्ग हो गया। वर्ग बनाते हैं ना हम। ठीक है, ये वर्ग हो गया। तो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं, वो हमारी घनत्व होता है या डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये कितना है? ये 573 है भाई। हरियाणा का जो है, ये हरियाणा के 1 वर्ग किलोमीटर में 573 आदमी रहते थे। ये कब की? 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, और हमारा जो सेक्स रेशियो था ना, सेक्स रेशियो, ठीक है, सेक्स बोलते ही हमारे बाल खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या गंदी बात बोल रहा है। लेकिन रियल में सेक्स शब्द को हमारे हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा ही बिगाड़ तिगाड़ के रख रखा है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है भाई मैन और फीमेल, यानी मेल और फीमेल, यानी आदमी और औरत का रेशियो। कैसे रेशियो? कि भाई 1000 जो आदमी है ना, उनके पीछे औरतें कितनी हैं। कहने का मतलब कि जब 1000 आदमी पैदा होते हैं, 1000 बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके पीछे लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। तो देखो 1000 में से अगर 1000 लड़के पैदा होते हैं ना, तो 889 लड़कियां पैदा होती थी। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। और अभी का अगर आप रेशियो पूछो 2021 का मैं आपको रेशियो बताता हूं। तो अभी एक अनुमानित एक आंकड़ा निकाला हुआ है जो काफ़ी सोर्सेज से निकाला हुआ है, तो लगभग एक्यूरेट होगा, वो 961 के आसपास है। तो यानी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है भाई हरियाणा ने, और हरियाणा को इस क्षेत्र में काफ़ी इनाम भी मिले हैं। ठीक है, जिनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और ग्रोथ पॉपुलेशन रेट है हमारा भाई 17।
ठीक है, 17.64। इसका क्या मतलब हुआ ग्रोथ पॉपुलेशन रेट का? देखो भाई इसको भी समझ लो, थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं है। ग्रोथ पॉपुलेशन रेट का ये मतलब हो गया भाई जो हरियाणा की ग्रोथ हो रही है ना, किसकी? पॉपुलेशन की। जैसे मान लो पहले 100 पैदा हुए, सपोज करो पहले साल 100 पैदा हुए, तो ग्रोथ रेट ये है तो अगले साल 117 पैदा होंगे। कहने का मतलब 17 बढ़ गए 100 पे, समझ गए? तो ये 17% ग्रोथ रेट है और इसी हिसाब से बढ़ रही है, अगले साल 117 पे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो बढ़ती है ना पॉपुलेशन, ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। देखो भाई जैसे 100 के 117 हो गए, अब 117 के 17, ये सारे पॉपुलेशन को बढ़ाने में सहयोग करेंगे, फिर जो आएगा वो भी बढ़ाएगा। ठीक है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है भाई, जैसे 100 रुपये हो गए, 100 रुपये का 5 रुपये ब्याज हो गया, तो अगले साल क्या होगा 105 रुपये पे ब्याज लगेगा। तो 105 रुपये का सपोज करो, अब 5 रुपये तो ब्याज आएगा नहीं, तो 5 से ज़्यादा आएगा, 6 मान लो, तो अगले साल कितना लग जाएगा 111 पे ब्याज लग जाएगा। अब ब्याज भी बढ़ जाएगा, 111 पे 6 आया था, अब 6 की जगह और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 7 या 8 हो जाएगा, समझ गए? तो इस तरह से बढ़ता है। तो ये ग्रोथ रेट कंटिन्यूस बढ़ता रहता है जब तक कोई मतलब ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जिसकी वजह से लोग धड़ाधड़ ना मरने लग जाए। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में बहुत आदमी मर गए थे, लेकिन हमारे इंडिया का रेशो कुछ खास नहीं बिगड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहता है। फिर भाई अगर बात आ जाए पढ़ाई की, ठीक है, टोटल लिटरेसी रेट, अब अगर बात करते हैं पढ़ाई की, तो देखो लिटरेसी रेट जो है ना हरियाणा का, वो कितना है 75.55%। ठीक है, कहने का क्या मतलब भाई 100 में से 75 आदमी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन 75 को मत देखो, 25 बच्चे खराब भी जा रहे हैं भाई। ठीक है, ये रेशियो बिगड़ रहा है और ये सही नहीं है। ठीक है, अगर आप सही से देखो चीज़ों को समझो तो ये रेशो गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेल में कितना है, अब 100 के हिसाब से देखो, जैसे 75% तो टोटल हो गया, और अगर मेल का देखा जाए, मान लो 100% में से मेल का देखा जाए, तो मेल का तो आ गया 84%। ठीक है, लगभग, यानी 84.06 है, पर आप 84 के आसपास पकड़ के चलो, 84 याद रखो तो भी चलेगा। और फीमेल का है 65। ये 2011 की सेंसस के हिसाब से मित्रों। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो अभी लड़कियों का ज़्यादा हो सकता है मेरे हिसाब से, लड़कों का कम होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो ऐसे इसके पीछे बहुत रीज़न होते हैं। अभी हमारे देश में ना, हरियाणा में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है लड़कियों की पढ़ाइयों के ऊपर और लड़कियों की दिनचर्या के ऊपर, और लड़कियों के साथ जो अन्याय होता था उसको कम करने के ऊपर। और इसमें बहुत अच्छी बात है, हमारा हरियाणा पूरा सहयोग कर रहा है लड़कियों का, कि भाई उसको खेलों में भी आगे लाया जा रहा है। साक्षी मलिक देखो कितने बड़े बड़े मेडल लेके आई है मोखरा गांव की, रोहतक में। तो ऐसे मतलब बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं। एक संतोष यादव लड़की है बेचारा, वो कई पहाड़ों पे चढ़ चुकी है। तो ऐसे उनकी डिटेल हम अलग से पढ़ेंगे बाद में, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक बार बताता जा रहा हूँ। ठीक है, और शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का भी अगर एजुकेशन का आप निकालना चाहो तो ये लगभग 20.17% है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट का, एससी का। ठीक है, यानी इसमें एससी में बाकी बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं, सिर्फ 20% स्टूडेंट ही पढ़े लिखे होते हैं अगर एससी का टोटल पॉपुलेशन निकाला जाए 2011 की सेंसस के हिसाब से। ठीक है, अब देखो भाई कुछ और छोटी छोटी चीजें। फर्स्ट इन हरियाणा, हरियाणा में पहला क्या आया था? ठीक है, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों डिटेल से। एक बार हम थोड़ा मोटा मोटा व्यू ले लेते हैं भाई हरियाणा में हो क्या रहा था, या हरियाणा क्या चीज है। ठीक है, अगर हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री है वो था पंडित भगवत दयाल। ठीक है, अब देखो भाई ये बिना चुने हुए बनाए गए थे। 1966 में जब हरियाणा बना था ना, तो स्थिति कुछ इस तरह की थी कि इलेक्शन नहीं हो सकते थे, तो प्रधानमंत्री तो चाहिए था, मुख्यमंत्री तो चाहिए था। देखो मैंने बताया था विधानसभा जो होता है, चुनाव होते हैं, उसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो हमें हरियाणा का एक मुख्यमंत्री चाहिए था, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल जी को बना दिया गया था। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे उनको बना दिया था, इनके अच्छे लिंक थे। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम सबने नॉमिनेट किया और इनको बना दिया गया। पहला इलेक्शन जो हुआ था देखो 66 में बना था, और पहला इलेक्शन हुआ था 1967 में। ठीक है, और ये लोकसभा का अगर इलेक्शन की बात करो आप, लोकसभा के कितने इलेक्शन हो चुके थे, तो लोकसभा का चौथा इलेक्शन था ये। ठीक है, जब हमारी विधानसभा का और लोकसभा का इकट्ठा चुनाव हुआ था, तो ये चौथा लोकसभा का चुनाव था 1967 में। ठीक है, और हमारे लिए पहला था, समझ गए? यानी हम 66 में हरियाणा बन गया था, लेकिन इलेक्शन कब हुए थे? 67 में हुए थे, 67 में हुए थे पहले इलेक्शन हरियाणा में। ठीक
ठीक है। और जो सबसे ज्यादा वोटों से चुनी गई थी, तो देखो भाई पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, उत्तर भारत में इसका दबदबा था, सिक्का था सही जबरदस्त, जैसे आज बीजेपी का है, ठीक है। तो उत्तर भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी और काफी मेजोरिटी के साथ जीतती, ऐसे नहीं थोड़े बहुत वोटों के साथ। जैसे आज मोदी सरकार काफी मेजोरिटी से जीत रही है, इसी तरीके से मोदी सरकार की अभी 10 की 10 सीटें हरियाणा की, ठीक है। जो अपनी 10 सीटें टोटल, वो 10 की 10 सीटें हरियाणा की जीती थी, ठीक है। और पहले स्पीकर जो थे हमारे, वो सन्नो देवी जी थी, महिला स्पीकर, ठीक है। अगर वुमेन स्पीकर की बात करें, वो कौन थी? सन्नो देवी। अब इसके बारे में समझ लो थोड़ा, ये एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, ठीक है। अब स्पीकर जो होता है ना, वो सभा को क्या करता है, वो मतलब ऑर्गेनाइज करता है, वो बताता है, बोलता है भाई, जैसे एक आदमी ऐसा होता है भाई, अब आप बोलो, आप मतलब देखो वहां पे है ना, काफी तरह के बिल बनते हैं विधानसभा में जो लागू किए जाते हैं हरियाणा में, अलग अलग नियम कानून, ठीक है। तो उन नियम कानूनों को फिर एक आदमी होता है कि वो बोलता है कि भाई अब आप बताओ, वो नंबर बताता है, भाई 13 नंबर आ गया अब तू बोल, फिर 13 नंबर आ गया अब तू बोल, इस तरीके से वो बताता है और फिर वही उन अध्यादेशों को पारित करने के लिए वोटिंग वगैरह भी करवाता है, ठीक है। तो वो पूरा सिस्टम हम समझेंगे विधानसभा का, अपना हरियाणा की विधानसभा के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आएंगी। तो वुमेन स्पीकर तो कौन थी? सन्नो देवी। और आदमियों का स्पीकर कौन था भाई? आदमी स्पीकर कौन था? वीरेंद्र सिंह जी तो थे, वो आदमियों के स्पीकर थे। और श्रीमती सन्नो देवी जी जो थी, वो महिला स्पीकर थी, पहली भारत की, ठीक है। और छोटी मोटी बातें भाई, हरियाणा की फिल्मों की भी बात कर ली जाए तो हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है, ये पहली फिल्म थी हरियाणा की, हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है। ये हमारी पहली फिल्म थी हरियाणा की। HSSC ने भी इसी को माना है। फर्स्ट हरियाणवी फिल्म जिसने नेशनल अवार्ड जीता था वो कौन थी? पगड़ी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, नेशनल अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म पगड़ी थी, ठीक है। इसको सम्मान मिला था। ये पगड़ी का मतलब होता है द ओनर, ये एक शब्द और याद कर लो, ओनर माने होता है सम्मान, ठीक है। फिर हरियाणा की कुछ मुख्य यूनिवर्सिटीज देख लें अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा महेंद्रगढ़ में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा कहां पे है? महेंद्रगढ़ में। फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नाम से ही पता चल रहा है कुरुक्षेत्र में है। फिर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये रोहतक में है, MDU के नाम से जानते हैं। फिर महर्षि मार्कंडे यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडे यूनिवर्सिटी, ये अंबाला में है, ठीक है। फिर गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी है जो साइंस और टेक्नोलॉजी की भी है, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? ये हिसार में है। गुरु जंबेश्वर की ज़्यादातर चीज़ें हिसार में ही हैं, जैसे जैसे हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें पता चलता जाएगा। फिर IIM भी एक अपना इंडिया, ठीक है, IIM ये रोहतक में है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। IIM क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इंडियन ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये बहुत जबरदस्त होता है अपने आप में, ठीक है। इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है और इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, तब जाके मैनेजमेंट की सीटों पे बच्चों को दाखिला मिलता है। ये पूरे इंडिया लेवल पे होते हैं, कुछ ही कॉलेज होते हैं, ठीक है। इनके बारे में IIM के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। फिर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, कौन सी? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने ऐसे ही लिख दिया भाई, कभी आप ये सोचो यही है शॉर्ट फॉर्म, ये नहीं है, मैं बस नाम बता रहा हूँ आपको ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। फिर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल में। ये याद रखना भाई, डेयरी से संबंधित जो भी कार्य किए जाते थे वो यहीं पे किए जाते थे। JC बोस यूनिवर्सिटी, ठीक है, JC बोस यूनिवर्सिटी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है ये भी, ये फरीदाबाद में है।
ये थोड़े याद कर लेना, मेन मेन है, बस वही लिखवा रहे हैं। इंदिरा गांधी या इग्नू जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये कहाँ पे है, रेवाड़ी। और एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो ये इग्नू की है ना ब्रांच है रेवाड़ी में, अपने मेन जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के नाम से ही फेमस है रेवाड़ी वाली भी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में 2 यूनिवर्सिटी हैं, याद रखना, ठीक है, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जिनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। अब देखो भाई क्या क्या पढ़ा दिया। 3-4 चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो मैं अब आपको बता देता हूँ, अपना पीपल है एक तो स्टेट ट्री, ठीक है, हमारा राज्य का पेड़, राज्य पेड़ कौन सा है, पीपल। पीपल की अपने आप में बहुत सारी मतलब मान्यताएं हैं भाई। इसको क्यों अपना हरियाणा का भाई पेड़ माना गया है, इसको काफ़ी कारण है। इसको बोधि ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, बोधि वृक्ष। और अश्वत्था भी इसे कहा जाता है। उसके काफ़ी सारे कारण हैं भाई, इसको बोधि वृक्ष क्यों कहा जाता है। महात्मा बुद्ध भी है जो मतलब पीपल के पेड़ के नीचे ही उनको वो किया था। और हिंदुओं का और जैनों का, ठीक है, हिंदू लोगों का और जैन लोगों का काफ़ी पवित्र पेड़ भी इसे माना जाता है। फिर लोटस है, ठीक है, लोटस क्या होता है, कमल। कमल का फूल भी भाई काफ़ी सारे ग्रंथों के ऊपर, किताबों के ऊपर पाया गया और काफ़ी जगह पाया गया, इसलिए इसे हमारा स्टेट फ्लावर बना दिया है। फिर ब्लैक बक, काला हिरण या कृष्ण मृग, ठीक है, अपना कृष्ण मृग इसका एग्जैक्ट नाम है, कृष्ण मृग। काला हिरण भी बोलते हैं और कृष्ण मृग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये राष्ट्रीय पशु है हमारा, ठीक है, क्या हमारा हरियाणा का पशु है ये, हरियाणा का राज्य पशु, सॉरी राष्ट्रीय बोल रहा था, हरियाणा का राजकीय पशु, राज्य का हो गया तो राजकीय पशु, ब्लैक बक, ठीक है। फिर एक आता है हमारा ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है, काला तितर जिसको बोलते हैं। ये देखो भाई ये नाम भी आ जाते हैं कई बार, ब्लैक फ्रैंकोलिन का क्या मतलब है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ब्लैक फ्रैंकोलिन इसका क्या मतलब हो गया, काला तितर। ये हमारा क्या है, राजकीय पक्षी है, ठीक है, यानी हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तितर। अब दोस्तों अगर प्राचीन मैं हरियाणा की बात करूं थोड़ा थोड़ा, वैसे तो हम हरियाणा का जो इतिहास है ना उसको 3 हिस्सों में बांट लेंगे। कितने हिस्सों में बांट लेंगे, 3 हिस्सों में बांट लेंगे। एक तो प्राचीन बिल्कुल, फिर एक बीच का, ठीक है, फिर एक आधुनिक। समझ गए, कहने का मतलब अगर हम हरियाणा की हिस्ट्री देखेंगे तो हम हरियाणा को 3 हिस्सों में बांट लेंगे, एक तो पुराना, फिर एक बीच का और एक आज का, ठीक है, जिसको आधुनिक बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम समझेंगे। अगर हम प्राचीन की थोड़ी थोड़ी जानकारी एक बार मोटी मोटी अगर हम कर लें तो देखो, ये एक तो सरस्वती जो नदी थी ना हमारी, बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। सरस्वती नदी क्या मानी जाती है, पवित्र नदी मानी जाती है। और सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था हरियाणा, ठीक है, कहाँ पे बसा हुआ था, सरस्वती नदी के किनारे पे बसा हुआ था। एक नदी जो सरस्वती बहुत पवित्र नदी मानी जाती थी और इसके किनारे पे हरियाणा बसा था। और वैदिक सभ्यता जो आपने सुना हो, वैदिक सभ्यता, ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, वैदिक सभ्यता का विकास यहीं पे हुआ था, यानी वेद पुराण जो बने थे वो यहीं पे हमारे हरियाणा में ही बने थे। बहुत सारे वेद और पुराण है, देखो 18 पुराण है, 4 वेद है, लगभग उनका निर्माण क्या हुआ था, हरियाणा में हुआ था। तो वैदिक सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई थी, हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे पे ही विकसित हुई थी। भगवान कृष्ण जी ने, ठीक है, गीता का उपदेश यहीं पर दिया था। भगवान कृष्ण जी ने क्या दिया था, गीता का उपदेश यहीं पर दिया था। और उस उपदेश को, उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, जो सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है आज तक का, ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद, ठीक है, महाभारत के युद्ध के बाद वेद व्यास जी ने महाभारत कुरुक्षेत्र में बैठकर ही लिखी। वेद व्यास जी ने महाभारत का जो पूरा है वो कुरुक्षेत्र में ही बैठ के लिखी थी, ठीक है। और
कुछ और भी प्राचीन तथ्य हैं हमारे यहाँ पे। देखो, अगर पुरानी बातों को समझा जाए अच्छे से, महाभारत यहाँ पे लिखी, तो अगर मनुस्मृति के हिसाब से समझा जाए थोड़ा भारत को, हरियाणा को, तो मनुस्मृति के हिसाब से जो हमारा ओरिजिन है ना, यानी हरियाणा जो राज है, हरियाणा के ऊपर बहुत सारे बाहर के राजाओं ने अलग अलग आके राज किया था। ठीक है, अलग अलग आके राज किया था, कभी किसी ने राज किया था, कभी किसी ने राज किया था। तो 1966 के हिसाब से तो अभी आधुनिक हरियाणा बन गया, लेकिन पहले अलग अलग राजाओं ने इस पर राज किया था, इसलिए इसको ब्रह्मव्रत भी कहा जाता है मनुस्मृति के हिसाब से, ब्रह्माव्रत या ब्रह्मव्रत। ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको मोटा मोटा एक बार बताता जा रहा हूँ। सरस्वती नदी के किनारे बसा था, वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी, और भगवान कृष्ण ने यहीं पे उपदेश दिया था। संत वेद व्यास जी ने महाभारत भी इधर ही लिखी थी, और हरियाणा का गठन आपको मैंने याद कराई दिया था, 1 नवंबर 1966 में हुआ था। ठीक है, अब हिस्टोरिकल सोर्स अगर देखा जाए तो देखो भाई, मैं आपको इंग्लिश के कुछ पॉइंट्स याद करा देता हूँ। हिस्टोरिकल सोर्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया भाई, अगर इतिहास को समझे, हरियाणा के इतिहास को समझे, तो मैंने बताया था आपको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा हरियाणा के इतिहास को। ठीक है, अब जो सबसे पहला है उसका मैं लिखता हूं माइथोलॉजिकल। माइथोलॉजिकल, फिर है आर्कियोलॉजिकल, और तीसरा है मॉनेटरी। ठीक है, टेंशन मत लो, हिंदी में बताऊंगा, अगर आप इंग्लिश में याद कर सको तो ये आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैथोलॉजिकल हो गया पौराणिक या ऐतिहासिक, क्या हो गया, पौराणिक या ऐतिहासिक। ठीक है, फिर आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल क्या हो गया भाई, पुरातत्व वाले जो होते हैं ना, वो पुरातत्व। और मॉनेटरी हो गया आर्थिक, आर्थिक यानी पैसे से संबंधित, मनी, मुद्रा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। अब देखो समझो इसको, हिस्ट्री का जो सोर्स है वो 3 हिस्सों में बांट के आप पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे पास ही पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको 3 हिस्सों में बांट लो, तो आपको पूरा डिटेल से सारी कहानी समझ में आ जाएगी हरियाणा में क्या हुआ था, कुछ भी रट्टान मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली मेथोडोलॉजी होगी जिसको पौराणिक बोलते हैं या ऐतिहासिक बोलते हैं। इसमें क्या हो गया, देखो इसमें है ना, जो किताबें होती है ना, उनसे सोर्स इकट्ठे किए जाते हैं कि भाई हरियाणा में कहाँ पे क्या क्या हुआ था। और किताबों में जो साहित्य है ना, वो अलग अलग जगहों का साहित्य उठाया गया, जैसे पुराण हो गए, वेद पुराण हो गए, फिर बौद्ध साहित्य उठाया गया था, महात्मा बुद्ध के बहुत सारे शास्त्र उठाए थे, फिर जैन, ठीक है, जो जिसमें महावीर, भगवान महावीर थे, उनके शास्त्रों में हरियाणा का काफी जिक्र है। और फिर शिलालेख, शिलालेख आप समझते होंगे, कभी कहीं पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ, अशोका के काफी स्तंभ मिले हैं अंबाला में, टोपरा में। ठीक है, तो उन चीजों को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन चीजों से हमें पता चलता है, एक तो भाई हरियाणा का इतिहास कि हरियाणा में क्या क्या हुआ था। ठीक है, कहां से, बौद्ध धर्म से, या तो इसको लिटरेरी सोर्स भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, लिटरेरी। ठीक है, यानी लिखी हुई किताबें जो लिखी जाती हैं उनसे जो सोर्स मिलते हैं उसको लिटरेरी बोलते हैं। फिर दूसरा एक बार मोटा मोटा देख लो, आर्कियोलॉजिकल हो गया। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल में क्या होता है, जो खुदाई होती है ना कहीं कहीं पे, जैसे तुमने सुना होगा भाई हिसार में राखी गड्डी एक जगह, ठीक है, भिवानी में मित्ता थल है। तो इन जगहों पे ना बहुत सारी चीजें मिल रही हैं खुदाई के वक्त, कुछ कुछ पुरानी चीजें। तो वो सारी पुरानी चीजें ना आर्कियोलॉजिकल वाले ढूंढते हैं। ठीक है, सूरज भान जी थे सबसे पहले, उनका बहुत सहयोग है इसमें पुरातत्व विभाग में, कि उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे को खोज करके दी थी। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल का एक डिपार्टमेंट होता है, इससे भी हम बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगाते हैं। इनमें क्या मिलता है भाई, देखो राजाओं की मोहरें हो गई, ठीक है, या राजाओं की कोई भी चीज बनवाई हुई भाई, उनके टाइम के भाई कोई खिलौने हैं या कोई घर की कोई चीज है। ठीक है, ऐसी पुरानी चीजें मिलती हैं और उनसे अंदाज लगा करके भी लगाया जाता है भाई ये उस समय का, ये उस समय का है। हमारे कार्बन की पद्धति होती है, ठीक है, जिसे सी बोलते हैं, उस कार्बन की पद्धति से क्या होता है, हमें पता चलता है भाई पुराने टाइम में क्या क्या चीजें कितनी साल पुरानी है। ठीक है, उस पद्धति से पता करके और फिर अंदाजा लगाया जाता है भाई ये बौद्ध के समय की, ये जैन के समय की, ये पुराणों के समय की है, ठीक है, या मौर्य काल की है, किसकी है। ठीक है, तो ये चीजें एक समझी जाती थी। फिर एक मॉनेटरी में क्या हो गया भाई, मुद्रा होगी, मुद्रा। ठीक है, जैसे सिक्के मिलते थे, पैसे वगैरह,
तो पैसों से अंदाजा लगता था कि भाई ये किसके सिक्के हैं। भाई अब मान लो किसी सिक्के पे अशोक, राजा अशोक का कोई चिन्ह या उसकी कोई चीज का फोटो बनाया हुआ है, तो हमें पता चलता था ये मौर्य काल के हैं या अशोका के समय के हैं या भाई गुलाम वंश के समय के हैं, किसके टाइम की ये मुद्राएं हैं या ये चीजें हैं। और इन चीजों से हम अपना अंदाजा लगा लेते हैं। तो फिर हमें पता चल जाता है भाई इतिहास में क्या क्या लिखा हुआ है, और उनके हिसाब से फिर एक कहानी बना करके हम उन चीज़ों को याद कर लेते हैं। अब अगर अपन बात करें तो एक पुराण होता है, मैंने बताया था भाई वेद पुराणों की रचना यहीं पे हुई थी। तो एक पुराण था सकंद पुराण। क्या था? सकंद पुराण। सकंद पुराण में एक हिस्सा है, ठीक है, कुमारी का। क्या है? कुमारी का। ये याद रखना भाई, बिल्कुल डिटेल से करा रहा हूं मैं सारी चीजें। कुमारी का खंड, खंड माने हो गया हिस्से। अगर सकंद पुराण के हिस्से बनाए जाएं तो उसमें एक कुमारी का खंड एक हिस्सा है जिसमें हरियाणा नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, और वहीं से हरियाणा लिया हुआ है, ठीक है। वैसे अलग अलग कारण, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मेरे को लगा वो यही लगा कि सकंद पुराण में एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा है, सकंद पुराण के कुमारी का खंड में हरियाणा नाम है और ये वहीं से लिया गया है। सामाजिक एवं राजनीतिक अगर जीवन की बात करें, ठीक है, तो सामाजिक और राजनीतिक, देखो भाई सामाजिक और राजनीतिक को पहला थोड़ा डिटेल से समझ लो, इन शब्दों का अर्थ क्या है। सामाजिक यानी जो समाज में प्रचलित चीजें हैं। अभी जैसे देखो, अगर मैं आज की बात करूं तो आज एक गाना चल रहा है, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, ठीक है, तो ये हमारी सामाजिक हो गया, मतलब पूरे समाज हमारा इसको पसंद कर रहा है। ऐसे ही भाई कोई और चीज है, ठीक है, मतलब जो भी हरियाणा में अभी चल रही है। अभी देखो कपड़े पहनने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है, अभी सूट सलवार पहनते हैं और साड़ियां पहनते हैं, ज्यादा सूट सलवार का हरियाणा में सहयोग चलता है, ठीक है। आदमी क्या पहनते हैं? पैंट शर्ट पहनते हैं। तो और पहले की बात की जाए समाज की, तो पहले औरतें ये दामन वगैरह और यही चीजें पहनती थी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आभूषण और दामन है, बहुत सारे आभूषण और बहुत सारे कपड़े हैं जिनको हम डिटेल से पढ़ते हैं, आदमी क्या पहनते थे और औरतें क्या पहनती थी। तो ये चेंज हो गए समाज में, अब कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो गया। तो ये सामाजिक जीवन हो गया एक तरीके से। फिर खाने का, खाने में पहले भाई घी दूध खाते थे, आज कुरकुरे खाते हैं, ठीक है, चिप्स खाते हैं, मॉल में जाते हैं। तो ये सामाजिक जीवन का जो बदलाव है उसको बोलते हैं, ये सामाजिक जीवन हो गया। बदलाव को नहीं, सामाजिक जीवन, पहले कैसा था अब कैसा है, ये सामाजिक जीवन हो गया। फिर राजनीतिक, उस टाइम पे कौन राज करता था? ठीक है, राजा हर्षवर्धन थे, फिर गुलाम वंश के भी काफी राजा थे, आर्य थे, मौर्य थे, ठीक है, ऐसे अलग अलग राजाओं ने राज किया था यहाँ पे। तो वो राजनीतिक जीवन हो गया। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए, सामाजिक और राजनीतिक चीजों को समझने के लिए भी कुछ वो थे, किताबें थी जिनसे हम समझ सकते थे। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन समझने के लिए ब्राह्मणों के शास्त्र थे कुछ। तो एक तो था ब्राह्मण शास्त्र नाम से ही, ब्राह्मण शास्त्र, ठीक है। फिर ऋग्वेद, ब्राह्मण शास्त्र, ऋग्वेद, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ब्राह्मण लगाओ आपकी मर्जी है, नहीं लगाना मत लगाओ, ठीक है। चंडोग्य, तो ये कुछ थे, ठीक है, चंडोग्य उपनिषद। इन शास्त्रों से क्या पता चलता था हमारे को? सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता था कि भाई कैसा था उनका, ठीक है। फिर महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना कुरुक्षेत्र में की थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसी के अंदर, ठीक है, जहां पे जो रचना करी थी कुरुक्षेत्र में, और उसी के अंदर उन्होंने हरियाणा का नाम बहुधान्यक लिखा था, ठीक है। वेद व्यास जी ने किसका नाम, हरियाणा का नाम क्या लिखा था? बहुधान्यक। बहुधान्यक का क्या मतलब हो गया भाई? एक तो बहुधान्यक लिखा था और एक बहुधन था। तो बहुधन और बहुधान्यक का क्या मतलब हो गया? धान्य, या इसका तो हो गया अनाज, यानी ऐसा देश जहां पे अनाज की कोई कमी नहीं है, ठीक है, ऐसा जगह है जहां पे अनाज की कोई कमी नहीं है। और बहुधन का मतलब हो गया यानी धन की भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों का जिक्र था। फिर महाभारत में एक नकुल दिग्विजय जो एक शास्त्र है, उसमें हरियाणा का जिक्र है, रोहतक का जिक्र है, ठीक है। रोहतक को नकुल दिग्विजय के नाम से जाना जाता है। किसको? रोहतक को नकुल दिग्विजय। किसके अंदर? महाभारत के अंदर, नकुला दिग्विजय ऐसे जाना जाता है। ऐसे करनाल शहर कर्ण से संबंधित है,
जो करनाल शहर है ना, वो किससे संबंधित है? कर्ण। कर्ण आपको अच्छे से याद होगा ना, जिसने दुर्योधन का साथ दिया था, लेकिन भाई किसका था? पांडवों का भाई था, ठीक है। और उसकी माँ ने उसको पैदा करके अपना माना नहीं था, वो अलग कहानी है, उसको हम डिटेल से कभी फिर पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा आप याद रख लो, ठीक है। और फिर एक वमन पुराण है हमारा, वमन पुराण। अब वमन पुराण में है ना कुछ जिक्र किया हुआ है पेड़ों का, जंगलों का, ठीक है, और काफ़ी सारी जगहों का जिक्र किया गया है। ये सारी जो जगह थी ना, पेड़ थे और ये जंगल थे, नदियां थी, इनका जिक्र वमन पुराण में किया हुआ है। ये किस क्षेत्र की बात की थी? ये थानेश्वर की बात की थी, थानेश्वर, ठीक है। थानेश्वर कहाँ पे है? थानेश्वर है हमारा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, समझ गए। यानी वमन पुराण में काफी सारी चीजों का जिक्र किया हुआ। अगर आप वमन पुराण पढ़ो कहानी की तरह, तो उसमें कई जगह जंगल आएंगे, नदियां आएंगी, पहाड़ी वाड़ी आएंगी। तो उसमें किस एरिया का जिक्र किया गया है? थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र में है, वहां पे उस जगह का जिक्र किया गया है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे अभिलेख भी मिले हैं जिनमें हमारे को राजनीतिक और ऐतिहासिक चीजों का पता चलता है। जैसे अष्टाध्यायी था, अष्टाध्यायी, फिर एक महाभाष्य, ठीक है, फिर एक चतुर्बर्णी, चतुर्बर्णी, फिर हर्षचरित। हर्षचरित को तो आपको सबको याद भी होगी, राजा हर्ष की आत्मकथा थी, और या बायोग्राफी जिसको बोल सकते हैं। फिर एक राजतरंगिणी था, राजतरंगिणी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब आप इनको रट्टा मारो या फिर आप वेट करो थोड़ा, आगे मैं इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा तो आपको सारी याद भी हो जाएंगी, ठीक है। मोटे मोटे आप याद कर लिया करो, एक बार याद नहीं करो तो एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो किसी भी वीडियो को। अगर मैं ये नहीं कह रहा आप मेरा ही वीडियो, कोई भी वीडियो जो आप देख रहे हो, कम से कम उसे 2 बार जरूर देखें, ठीक है। जैसे एक आज देख लिया आपने, तो 1 हफ्ते के बाद उस वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ताकि वो सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी? रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों डिस्कस करने के लिए, पर आज मेरे को कुछ लंबा हो गया लगता है। तो बौद्ध एवं जैन साहित्य का थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। मैं बता देता हूँ बौद्ध और जैन साहित्य, फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शन रह जाएगा। तो बौद्ध और जैन साहित्य की भी बात करें ना, जिससे हमें राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है, तो इसमें एक तो है मध्यम निकाय। क्या है? मध्यम निकाय। बस 2 मिनट का और है, फिर कंप्लीट कर देता हूँ। मेरे को पता है थोड़ा बड़ा हो गया, हरियाणा के बच्चे पढ़ने में वैसे ही तेज हैं। मध्यम निकाय, ऐसी बात नहीं है भाई, अपने आप को नेगेटिव मत सोचना, मैं रियल बात कर रहा हूँ। कल्पना चावला जी हैं, ठीक है ना। तो जो ठान लेता है भाई हरियाणा में कि अपने को पढ़ना ही है, तो वो स्पेस में भी झंडे गाड़ देता है, ठीक है ना। तो कल्पना चावला जी ने हमारे हरियाणा का एक अलग से ही नाम रख दिया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो मैं ऐसे आदमियों को सलाम करता हूँ दिल से, और उनके लिए बहुत सम्मान। तो मध्यम निकाय और दिव्यावदान, ठीक है ना। कौन सा है? दिव्यावदान। मध्यम निकाय और दिव्यावदान है, जो कहाँ के हैं? अग्रोहा। अग्रोहा जगह का आपको पता होगा ना। तो अग्रोहा जो जगह है ना, वहां पे मतलब बौद्ध की महत्वपूर्ण और जैन धर्म की भी महत्वपूर्ण किताबें हैं। दिव्यावदान जो ये किताब थी, जो बौद्ध की महत्वपूर्ण जगह थी, उसके बारे में जिक्र है इसमें। फिर महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में कहाँ कहाँ घूमे थे और क्या क्या किया था, वो सारा जिक्र पंच सुदानी, पंच सुदानी एक किताब है, उसके अंदर जिक्र किया हुआ है। किसका? महात्मा बुद्ध का। तो देखो महात्मा बुद्ध का जो जीवन है, उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की हुई थी। देखो बौद्ध धर्म में जो फैला था हरियाणा में, लेकिन अभी हरियाणा में नहीं है। उसके कारण क्या थे? देखो मोटा मोटा कारण मैं बता देता हूँ। बौद्ध धर्म का जो है हरियाणा से या भारत से विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या था? इन्होंने भिक्षु बहुत ज्यादा बना दिए थे, और भिक्षुओं से क्या था? भीख मांगने वाले बहुत ज्यादा हो गए थे, कमाने वाले कम हो गए थे। तो इस धर्म में फिर लास्ट में इसका पतन हो गया था। तो मतलब जिस टाइम पे बनाया हुआ उस टाइम के लिए सही था, लेकिन बाद में ये गड़बड़ होती चली गई, ठीक है। और अग्रोहा का जिक्र काफी जैन लेखक कोश में एक भद्रबाहु चरित है, भद्रबाहु, भद्रबाहु चरित्र है, ठीक है, जिसमें लोहाचार्य, भद्रबाहु किसने इसकी रचना की थी? लोहाचार्य जी ने, लोहाचार्य जी ने इसकी रचना की थी भद्रबाहु की। और इसमें हरियाणा की काफ़ी सारी चीज़ों की, जिसमें मतलब जैन है और इस तरह की चीज़ों की जिक्र किया हुआ था। ये भी अग्रोहा के बारे में ज़्यादा बताता है, ठीक है। और ये कथा कोश है, मतलब कथा के बारे में बताया जाता है। तो आज का वीडियो मैं दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं
थोड़ा थोड़ा डिटेल से ही एक बार बताएंगे पूरा, फिर हम चलेंगे प्राचीन भारत की सैर करने। मतलब आपको ऐसा लगेगा रियल में कहानी से ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद नहीं आए तो भी बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ पे कमी रह गई, ठीक है, ताकि हम कोशिश करें कि आगे की वीडियो आपके लिए और बेहतर और अच्छे बनाए जा सकें। धन्यवाद दोस्तों।